आज हम लोग पढ़ेंगे जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर वर्णों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। जीभ के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण। अग्र स्वर, जिसमें छोटी बड़ी ए होता है। मध्यम स्वर, जिसमें अ होता है। पास्य स्वर, आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। यानी कि जीभ के आधार पे हम वर्गीकरण करते हैं तो स्वर 3 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है आग्र स्वर, जिसमें छोटी बड़ी ए और ए होता है। दूसरा होता है मध्य स्वर, जिसमें अ होता है। तीसरा पास्य स्वर, जिसमें आ, ऊ, बड़ा ऊ, ओ और अ होता है। अग्र स्वर किसे कहते हैं? अग्र स्वर जिन स्वरों के उच्चारण जीभ के अग्रभाग से होता है उसे अग्र स्वर कहते हैं। जैसे ई, ए, ए। मध्यम स्वर मध्यम स्वर जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के मध्य भाग से होता है उसे मध्य स्वर कहते हैं। जैसे अ, ये हमारे जीभ के बीच वाले भाग से होता है, इसीलिए हम इसको मध्य स्वर कहते हैं। पास्य स्वर, पास्य स्वर जिन स्वरों के उच्चारण जीभ के पास्य भाग यानी कि पिछले वाले पीछे भाग से होता है उसे पार्श्व स्वर कहते हैं। जैसे आ, ऊ, ऊ, ओ, औ। ये हमारे पार्श्व स्वर हैं। अब इस तरह जीभ से स्वरों को अगर जीभ के उच्चारण के से अगर स्वरों का हम वर्गीकरण करते हैं तो 3 भागों में अग्र स्वर, मध्य स्वर, पार्श्व स्वर। अग्र स्वर में क्या क्या आता है? छोटी बड़ी ए। और मध्य स्वर में आता है अ। पार्श्व स्वर में आता है आ, ऊ, ऊ, ओ, औ। अगला हमारा है मुख द्वार के खुलने से आधार पर स्वर वर्णों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। देखिए, मुख द्वार खोलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 भागों में हुआ है। मुख द्वार खोलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। विवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर, संवत स्वर, अर्धसंवत स्वर। अब विवृत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है विवृत स्वर कहलाते हैं। जैसे आ में हमारा पूरा मुख खुलता है। अर्धविवृत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है अर्धविवृत स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, ए, औ। संवृत
स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, संवृत्त स्वर कहलाते हैं। जैसे ई, ई में हमारा पूरा मुख बंद रहता है। फिर ई, उ, ऊ। अर्धसंवृत्त स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद बंद रहता है, अर्धसंवृत्त स्वर कहलाते हैं। जैसे ए, ओ। ओष्ठ की स्थिति के आधार पर स्वरों को दो भागों में बांटा गया है। ओष्ठ के आधार पर स्वरों का भेद: वृत्ताकार, अवृत्ताकार। ओष्ठ के आधार पे हम दो भागों में विभक्त करते हैं, एक वृत्ताकार, दूसरा अवृत्ताकार। अब वृत्ताकार, जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ वृत्ताकार में हो उसे स्वर वृत्ताकार कहते हैं। जैसे उ, ऊ, ओ, ओ, आ, अंग जिसे कहते हैं। अब अवृत्ताकार, तो जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ वृत्ताकार न होकर फैले से रहते हैं, वे अर्धवृत्त। जैसे अ, आ, ई, ई, ए, ऐ। तो ओष्ठ के आधार पे हम स्वरों को दो भेद में विभक्त होता है, एक वृत्ताकार और दूसरा अवृत्ताकार। तो वृत्ताकार, जिसमें ओष्ठ वृत्त के आकार का हो जाता है, तो स्वर वृत्ताकार कहलाता है। जिसमें उ, ऊ, ओ, ओ, औ रहता है। अवृत्ताकार में जिन स्वरों का उच्चारण ओष्ठ वृत्ताकार न होकर थोड़ा फैला सा रहता है, उसे अवृत्ताकार कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, ए, ऐ। अगला है नाक व मुंह से वायु निकलने के आधार पर, नाक व मुंह से वायु के निकलने के आधार पर स्वर वर्ण को दो भागों में विभाजित किया गया है, एक मौखिक स्वर और दूसरा अनुनासिक स्वर। तो नाक और मुंह से वायु निकलने के आधार पर स्वर को दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक मौखिक स्वर होता है, दूसरा अनुनासिक स्वर होता है। पहला मौखिक स्वर, इसे नीरनुनासिक स्वर भी कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में वायु केवल मुंह से निकलती है, वे मौखिक स्वर या नीरनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, ई। अनुनासिक स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में वायु मुंह के साथ नाक से भी बाहर आती है, वे अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। जैसे अंग, अंग, आ इत्यादि।
अनुनासिक स्वर निरनुनासिक स्वर के स्थान पर आकर शब्दों का अर्थ परिवर्तन कर देता है। जैसे सांस, सांस में हम क्या करते हैं, ऊपर जो चंद्र बिंदु लगता है ये आके इसका अर्थ परिवर्तित कर देता है। तो इस तरह हम लोग पढ़े हैं मौखिक स्वर और अनुनासिक स्वर। अब व्यंजन वर्ण, अगला हम पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होती है व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ की ध्वनि छिपी रहती है। अ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। जैसे हम जो क लिखते हैं तो इसमें क और अ दोनों होता है, इसीलिए ये पूर्ण होता है क। अब इसमें हलंत अगर लग जाएगा तो ये हो जाएगा वर्ण। क हर व्यक्ति चाहे क हो ख हो व्यंजन कोई भी हो उसमें अ जरूर जोड़ता है। अगर हम हलंत लगा देते हैं तो वो हमारा वर्ण होता है, वो सिंगल होता है। जैसे मान लीजिए का एग्जाम्पल लिया है, क प्लस अ बराबर संपूर्ण क हो गया। ख प्लस अ ये हमारा संपूर्ण ख हो गया। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। व्यंजन वर्ण, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन जो जिनकी संख्या 25 होती है। स्पर्श व्यंजन में क वर्ग का क ख ग घ अंग, च वर्ग का च छ ज झ इय, ट वर्ग ट ठ ड ढ अड़, त वर्ग त थ द ध न, प वर्ग प फ ब भ म। ये हमारा स्पर्श व्यंजन है, यानी कि क से लेके और म तक ये 25 जो अक्षर होते हैं ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। जो अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। जो य र ल और व है, ये अंतस्थ व्यंजन है। उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजनों की संख्या भी कितनी होती है, 4 होती है। उष्म व्यंजन में आता है श, ह, श, ह। इस तरह हमारा कुल व्यंजन 33 होता है। अगला है विशेषण। द्विगुण के अन्य नाम गौण व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन, नामित व्यंजन आदि हैं। जैसे ड वहाँ पढ़े थे, यहाँ ड के नीचे चंद्र बिंदु, ढ ये हमारा द्विगुण व्यंजन है। द्विगुण व्यंजन कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक ड और ढ, ये द्विगुण व्यंजन है। छत्री छ होता है, ये हमारा क और स से मिलके बना होता है।
अक्सर ये क्वेश्चन में पूछा जाता है एग्जाम में कि छतरी छ किस किस अक्षरों से मिलके बना होता है। तो आधा क और स से मिलके बना होता है। अगर इसको तोड़ेंगे तो क प्लस स, खटखोर वाला स प्लस अ, तो ये छतरी छ बनता है। त्र, त्र में कौन कौन से अक्षर आते हैं? त्र में त और र आता है, और र में अगर हलंत लगा दिया जाए तो त प्लस र प्लस अ। ज्ञ बनता है आपका ज और य से। र बनता है स और र से। ये चार हमारे संयुक्त व्यंजन हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा स्पर्श व्यंजन, क से म तक। दूसरा अंतस्थ व्यंजन जो चार होता है, य र ल व, ये हमारा अंतस्थ व्यंजन है। उष्म व्यंजन स स ह स, ये हमारा चार उष्म व्यंजन है। द्विगुण ढ और ढ है, ये द्विगुण हमारा ढ और ढ है। द्विगुण व्यंजन। यदि संयुक्त व्यंजन की बात की जाए तो ये चार होते हैं, छतरी छ, त्रिशूल त्र, ज्ञानी ग और त्र। ये हमारे चार संयुक्त व्यंजन हैं। व्यंजनों के तीन प्रकार हैं। व्यंजन के भी प्रकार देख लिया जाए। व्यंजनों के तीन प्रकार। व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म या संघर्षी व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में कौन कौन से आते हैं? स्पर्श व्यंजन ऐसे वर्ड जो उच्चारण करते समय कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ स्थानों को स्पर्श होते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजनों को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन को हम वर्गीय वर्गीय व्यंजन भी कह सकते हैं। स्पर्श व्यंजन में कौन कौन से आते हैं? जिसमें इस समय कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ स्थानों को स्पर्श करते हैं, उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसमें क वर्ग के पांचों अक्षर आते हैं, क, ख, ग, घ हैं। क, ख, ग, घ अंग। फिर च वर्ग के पांचों अक्षर आते हैं, च, छ, ज, झ, ञ, ये पांचों। फिर ट वर्ग के आते हैं, ट, ठ, ड, ढ, अड़, ये पांचों। फिर त वर्ग के भी आते हैं, त, थ, द, ध, न, ये पांच। फिर प वर्ग के प, फ, ब, भ, म, ये पांच। अतः स्पर्श व्यंजन हमारे टोटल 25 होते हैं। क से लेके म तक के जितने भी अक्षर हैं वो हमारे स्पर्श व्यंजन में आते हैं। अंतस्थ व्यंजन ऐसा अंतस्थ व्यंजन ऐसे वर्ड जो जीभ, तालु, दांत, ओष्ठ के परस्पर स्पर्श से उच्चारण किए जाएं, उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं।
अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। य, र, ल, व। ये चारों हमारे अंतस्थ व्यंजन है। य, र, ल, व। इसमें य और वो को अर्ध स्वर भी कहते हैं। य और वो को अर्ध स्वर भी ऊष्म व्यंजन। ऐसे वर्ण जो किसी स्थान पर घर्षण करते हुए उच्चारित हों, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजन को संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। ऊष्म व्यंजन च, ख, च, ह ये चारों होते हैं। ऊष्म व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। च, ख, च, ह ये 4 ऊष्म व्यंजन है। तो इस तरह से हम लोग पढ़े स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन व्यंजन में हमारा क से म तक के, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, ट, जितने भी 25 हैं वो हमारे स्पर्श व्यंजन हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। य, र, ल, व। और फिर य और व को अर्ध स्वर भी कहते हैं। तीसरा हमारा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन को संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। ऊष्म व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। च, ख, स, ह ये चारों हमारे ऊष्म व्यंजन हैं। अगला है घोषत्व के आधार पर व्यंजनों को 2 वर्गों में बांटा गया है। घोषत्व के आधार पर वर्गीकरण, एक अघोष, दूसरा घोष या सघोष। घोषत्व के आधार पे वर्गीकरण 2 में, जैसे अघोष और दूसरा घोष या सघोष। अघोष किसे कहते हैं? ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तांत्रियां झंकृत न हो, अघोष कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण तथा श, श, श अघोष वर्ण हैं। श, ख, श, ख, श ये हमारे क्या हैं? अघोष हैं। अघोष में प्रत्येक वर्ग का, जैसे क वर्ग का पहला और दूसरा जो अक्षर है वो अघोष अघोष होता है। फिर च वर्ग के पहला और दूसरा, फिर ट वर्ग का पहला और दूसरा, ट वर्ग का पहला और दूसरा, प वर्ग का पहला और दूसरा, और श, ख, स ये हमारे अघोष हैं। अघोष व्यंजन में क, ख, च, छ, देखिए ये क और पहला है वर्ग और दूसरा ख होता है। फिर च वर्ग में च और पहला होता है और छ दूसरा होता है। तो इसी तरह ट, ठ, त, थ, प, फ, च, फ, श। फिर सघोष या घोष। सघोष या घोष ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तांत्रियां झंकृत हों, घोष कहलाते हैं। घोष या सघोष कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा और चौथा और पांचवा
सारे स्वर वर्ण य, र, ल, व अंतस्थ और ह घोष वर्ण होता है। ह सघोष वर्ण है। सघोष वर्ण में प्रत्येक वर्ग का तीसरा हो, चौथा हो और पांचवा, ये हमारा सघोष वर्ण होता है। सभी स्वर जैसे अ, आ, ई, उ, ए, ओ, ये हमारे क्या हैं, सघोष में आते हैं। अंतस्थ व्यंजन भी हमारे सघोष में आते हैं। अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल, व और ह हमारा क्या है, सघोष है।